आशीष अपने जीवन की उन रियलिटी से, उन वास्तविकताओं से हमें रूबरू कराए जिनको इसने इस सफ़र के दौरान जिया है। कोई ऐसा मोटिवेशन दे जिससे उसके अंदर वो तमाम अंदर की चीज़ें टूट जाती हैं और जिससे वो लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। वो मोमेंट आपके लिए कौन सा था, वो पल कौन सा था जब आपने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा? रात को 7:30 बजे छुट्टी होती थी, तो रात को मेरे पिताजी हर रोज़ आते थे, मुझे लेने जाते थे। और कभी दिन में भी दिक्कत हो जाती, मुझे बुखार भी हो जाता तो दिन में लेने आना पड़ता था। दिन में फ़ोन करते ही वहाँ पर आ जाते थे और मुझे वहाँ से ले जाते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया के साथ कोई जुड़ाव हुआ हो या कोई गेम से जुड़ा हुआ हो कि आपको डिस्ट्रैक्ट हो गए हो आप? जब लॉकडाउन लगा था तो मैं उसी टाइम से हो गया था, क्योंकि उसी टाइम नया नया फ़ोन था और नए नए फ़ोन का तो चाह रहता ही है। मैंने इंस्टाग्राम भी डाउनलोड कर लिया, फेसबुक भी। मैं इन्हीं को चलाता रहता था। घर वाले भी कहते थे तू सारा दिन फ़ोन में ना रहे, अगर मैं फिर भी मतलब लुक छिप के वैसे ही देखता रहता और था। आजकल ऐसा भी है कि अपोजिट सेक्स के प्रति मतलब रिलेशन की बात आती है, जैसे मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ऐसा कोई मतलब आपकी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था? आज हमारे साथ हैं गांव कैलरम के पहले आईआईटीएन आशीष। ये जो सफ़र है शुरू तो बहुत पहले हुआ था। गांव के दो बच्चों ने 2013 में सोचा था कि हम भी आईआईटी करेंगे। वो पहली बार गांव से जाने वाले, कोटा जाने वाले बच्चे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि रियल में काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, उनसे नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने सपना देखा था कि वो अपना सपना अपने बच्चों में जिएं, और आज आशीष ने वो मुकाम हासिल करके हमें बड़ा गर्व महसूस करवाया है। और क्यों ना ये गर्व गांव का हर बच्चा महसूस करे, गांव के हर पेरेंट्स महसूस करे। तो हम चाहेंगे कि आशीष अपने जीवन की उन रियलिटी से, उन वास्तविकताओं से हमें रूबरू कराए जिनको इसने इस सफ़र के दौरान जिया है। क्योंकि हमें पता है किसी भी व्यक्ति का वर्तमान एक दिन में नहीं बनता। बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं जिनसे जुड़कर उसका वर्तमान बनता है, और हम उन्हीं कड़ियों के बारे में आज आशीष से बात करेंगे। हम चाहे वो सुपर 40 का सफ़र हो, चाहे वो जीपीएस परिवार का सफ़र हो, इनके माँ बाप का योगदान, इनके गुरुजनों का योगदान, उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आशीष आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है और मेरे पिता का नाम मिस्टर सुभाष, मेरी माता जी का नाम कविता है। मेरे पिताजी खेती से बिलोंग करते हैं और मेरी माता हाउसवाइफ है। मेरे माता पिता मेरे अध्यापक और मेरे खुद की वजह से मैंने आज आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जैसा आशीष लगभग हमारे पिछली वीडियो से दर्शक जान चुके हैं कि कितना टफ एग्जाम है, मुश्किल एग्जाम है, क्योंकि 11 लाख 12 लाख बच्चे बैठते हैं और उनमें से फिर एक फेज पार करने के बाद 1,80,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उनमें से भी आशीष ने टॉप 6,000 बच्चों में अपना स्थान हासिल किया है। तो जो ये सफ़र था, ये एक दिन का तो है नहीं। आपने जब नर्सरी से सोचा, आप जैसे जीपीएस परिवार में आपने एंट्री ली, उस समय आपके अंदर मतलब उतनी सोचन शक्ति तो नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपके अंदर क्या वो चीज़ें थी जिससे आपको लगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है? शुरू मैं नर्सरी से लेकर मतलब आगे तक जितनी क्लास है, खुद तो पढ़ाई का मन नहीं करता, लेकिन जब टीचर 1-2 दिन डांट लगा देते हैं तो अगले दिन काम तो पूरा कर लेता था मैं। बस इसीलिए मैं 8th क्लास तक हर क्लास में टॉप आया हूँ। 8th क्लास तक ही हर क्लास में टॉप आया, और जैसा हमें पता भी है, हमने देखा भी है, बच्चे के अंदर कुछ नेचुरल चीज़ तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई तो चीज़ हो जो एक चोट दे, एक ऐसी कोई ऐसा मोटिवेशन दे जिससे उसके अंदर वो तमाम अंदर की चीज़ें टूट जाती हैं और जिससे वो लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। वो मोमेंट आपके लिए कौन सा था, वो पल कौन सा था जब आपने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा? मेरा जब 11th में एडमिशन हुआ था आकाश इंस्टीट्यूट में, तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, मैंने टीचर देखा। टीचर इतने बिजी थे कि इनके पास इतना टाइम भी नहीं कि किसी से इतनी बात कर सके। तो मैंने सोचा कि यार हम कितने ठाली बैठे रहते हैं, तो उसे लगा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी बिजी आदमी बनना है। कहीं ना कहीं आपने अपने, जब भी हम पहले बातें करते हैं, आपने बताया भी है कि जब आपने 10th पास की, जब आपके 500 में से 500 थे, तो जो प्राचार्य महोदय है सुभाष जी, उन्होंने आपको बताया कि बेटे ऐसे आकाश इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप कोचिंग ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत मिनिमम अमाउंट में आपका वहाँ पर एडमिशन हुआ, और फिर आपने +1 का सफ़र शुरू किया। लेकिन +1 का सफ़र कैसा था, शुरुआती दिन कैसे थे? +1 के शुरू में मेरा एडमिशन एक तो बीच में हुआ था अगस्त के महीने में, तब तक 3-4 महीने हो गए थे 11th को ही, बहुत सारा सिलेबस हो गया था। और फिर
हमने वहाँ टीचर से ही बात की कि सर हमारा तो इतना सिलेबस रह गया, हम आगे क्या करें। हमारे सामने यही प्रॉब्लम थी कि पीछे वाला सिलेबस कवर करना है। तो फिर सर लोग ने कहा कि तुम पीछे वाले को भूल जाओ, अब जो यहाँ से शुरू हुआ है यहीं से शुरू करो। तो फिर हमने आगे उसी चैप्टर से शुरू कर दिया जिस चैप्टर पे पढ़ाने लग रहे थे सर। फिर बाद टेस्ट भी होते थे वहाँ पर, टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, कुछ हाई लेवल के टेस्ट थे जो थे, स्कूल से अलग थे कुछ। फिर टेस्ट से डिमोटिवेशन भी आता है, डिमोटिवेशन आया। यूट्यूब के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो देखी, सर भी मोटिवेट करते थे कि इन मार्क्स का कुछ नहीं होगा, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही होगा जो होगा। फिर हमने पढ़ाई करते रहे, 11th तक तो मेरे मार्क्स आए नहीं, फिर 12th में मेरी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई। और जैसा हम जानते भी हैं कि कैलरम गांव में इतना बड़ा गांव होने के बाद भी मतलब मेन अड्डे तक इतनी परिवहन की सुविधा नहीं है, तो आपको तमाम सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में वहाँ तक जाना होता था, तो वो सफ़र आपका कैसा रहा? वो सफ़र तो ये था, पहले तो मैं गांव की बस आती थी, प्राइवेट बस थी तो कैथर तक वो जाते उसमें चला जाता था, लेकिन वो भी बंद हो गई। फिर अड्डा है पक्के अड्डे, वहाँ पर जाते थे, फिर वहाँ से ऑटो लेते थे क्योंकि ऑटो पुराने बस स्टैंड से जाता है तो वहाँ जाते थे। और बारिश के टाइम में तो ऑटो भी नहीं मिलते थे, तो कैसे न कैसे इंतज़ार करके या किसी की बाइक लेके फिर जाना पड़ता था। नहीं, इस कड़ी में आपके पिताजी ने, श्री सुभाष जी ने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया, क्योंकि वो डेली आपको वहाँ पर अड्डे तक छोड़ के आते थे। तो वो भी क्योंकि खेती में काम तो होता ही है, हर दिन जाना हर दिन लाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। फिर सर्दियों में दिक्कत हुई थी, सर्दियों में कुछ साधन नहीं रहता, रात को 7:30 बजे छुट्टी होती थी, तो रात को मेरे पिताजी हर रोज़ आते थे, मुझे लेने जाते थे। और कभी दिन में भी दिक्कत हो जाती, मुझे बुखार भी हो जाता तो दिन में लेने आना पड़ता था। दिन में का फ़ोन करते ही वहाँ पर आ जाते थे और मुझे वहाँ से ले जाते थे। ऐसी बहुत सारी तमाम डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आई होगी, क्योंकि जब 10th क्लास के बाद बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन आता है, जैसे हमें पता है कि मोबाइल फ़ोन आज के समय में एक बहुत बड़ा, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। तो कुछ ऐसा हुआ कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया के साथ कोई जुड़ाव हुआ हो, या कोई गेम से जुड़ा हुआ हो कि आपको डिस्ट्रैक्ट हो गए हो आप अपनी ज़िंदगी? डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट तो मैं, जब लॉकडाउन लगा था तो मैं उसी टाइम से हो गया था, क्योंकि उसी टाइम नया नया फ़ोन था और नए नए फ़ोन का तो चाह रहता ही है। मैंने इंस्टाग्राम भी डाउनलोड कर लिया, फेसबुक भी, मैं इन्हीं को चलाता रहता था। घर वाले भी कहते थे तू सारा दिन फ़ोन में ना रहे, अगर मैं फिर भी मतलब लुक छिप के वैसे ही देखता रहता था। और पता नहीं कैसी कैसी बातें आती है, अच्छी भी आती है बुरी भी आती हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है लाइफ पे। लेकिन आप उससे ओवरकम कैसे कर पाए? आपको कैसे लगा कि अभी वो समय आ गया है कि साल खराब हो गई, 1.5 साल खराब हो गई या 6 महीने खराब हो गए, कि अब तो नहीं, अब तो करना पड़ेगा? अब वो कैसे लगा आपको? कौन सा वो दिन था, कौन सा वो मोमेंट था कि जब आपको लगा कि अब तो कुछ करना है? आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के 1-2 महीने बाद ही अ, मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, तो मोटिवेशनल वीडियो आते हैं उनमें कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ उसी पे फोकस करना होगा। तो फिर तभी से मैंने अपने जो अकाउंट है वो डिलीट कर दिए थे, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी है, और उस दिन के बाद से आज तक मैंने ये चीज़ें नहीं चलाई। देख, जैसा हमने बात करते करते देखा है कि ये बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आज के समय में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब उनकी लत लगना, और जैसे शॉर्ट्स तो ऐसी चीज़ें हैं यूट्यूब पर कि एक बड़ा इंसान भी उनमें बहक जाता है। लेकिन आशीष ने जैसा बताया कि अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको इन चीज़ों को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट सस्पेंड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें छोटे मुकाम हासिल करते टाइम तो हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको आईआईटी जेई जैसा एग्ज़ाम निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको इससे तो दूर रहना ही पड़ेगा। और फ़ोन का यूज़ करना ही है तो आप अपने जो डाउट सॉल्वर हैं उनके लिए कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने भी किया होगा, कहीं ना कहीं आपने कोई टॉपिक क्लियर करने के लिए किसी न किसी की वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो अब आप जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी गांव कैलरम की, क्योंकि आपने तो अपना जो काम करना था वो कर दिया, आपने तो इन बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित कर दिया कि हाँ, गांव का देहात का बच्चा भी एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़कर भी अपने सपनों को जी सकता है, अपनी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है गांव में पहला आईआईटीएन होना, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लग नहीं रहा आसपास के एरिया में भी ऐसा होगा कोई। तो आईआईटी में जाना अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आईआईटी के बाद एक सफ़र होता है बीटेक का, उसके बाद कंपनी आती है, पैकेज मिलते हैं, और वो पैकेज करोड़ों में भी होते हैं।
तो अब ये आप जो बच्चे हैं आने वाले 9th-10th के, जो आपकी अब वीडियो देखेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या आप कैसे बताना चाहोगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं? डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं फ़ोन से। बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, वो तो हमें चूज़ करना है कि हम अच्छी चीज़ें ज़्यादा देखें या बुरी चीज़ें मतलब कोई भी फ़नी वीडियो है वगैरह, ये थोड़े टाइम के लिए इंटरटेनमेंट के लिए सही होती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो हमारे लिए हानिकारक साबित होंगी। तो आप मोबाइल का यूज़ 9th-10th वालों को तो करना ही नहीं है। आप स्कूल से भी कर सकते हो, स्कूल से पूछो जो आपको पूछना है। लेकिन 11th-12th में कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर की भी समझ में नहीं आती, तो फिर आप उसका यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, अलग अलग मेथड से पढ़ाते हैं, आप उनकी सहायता लेकर उस स्पेसिफिक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अब जैसा हमने शुरुआत में ही कड़ियों की बात की थी, तो जीपीएस परिवार हर बार कुछ ना कुछ नई इवेंट करता रहता है। तो एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव, एक नया इवेंट उन्होंने सुपर 40 के रूप में किया था। उसमें बच्चों को पूरे दिन रखा जाता था, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती थी, उन्हें डिसिप्लिन, उन्हें अनुशासन, जो चीज़ें आज भी चल रही हैं दोबारा से कोरोना के बाद। तो कितना रोल मानते हैं आप उनका? कैसा आपको वो लगता है कि कैसी सोच थी वो? बिल्कुल ही मतलब जब हो रही थी सुपर 40, मैंने 8th में एडमिशन लिया था, तो जो बातें बताई जाती थी उनमें गौर नहीं होता था, लेकिन वो सारी बातें 11th-12th में मेरे यूज़ में आई है। जैसे सुपर 40 में ये कहते हैं कि आज तुमने क्या क्या किया वो लिखो उसमें। मुझे नहीं पता है कि ऐसे क्यों लिखा रहे हैं, हम तो वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन 11th-12th में मैंने वो खुद किया है अपनी मर्जी से कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा होगा। इसलिए सुपर 40 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिखाई गई थी, अभी याद नहीं है, मतलब वो सारी या 11th या 12th में यूज़ हुई है मेरी। यहाँ पर नोट करने की बात यही है कि आशीष ने बोला है कि सुपर 40 में डेली का जो रूटीन था वो डायरी के माध्यम से नोट किया जाता था। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या रिचेस्ट पर्सन हैं, उनका भी एक शेड्यूल होता है। उनको पता है कि उन्हें किससे मिलना है, किससे बातें करनी है, कितनी देर बातें करनी है, किस काम को कितना समय देना है। तो वो चीज़ें, इसकी जो रेगुलरिटी आई वो सुपर 40 से आई। तो एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट था वो इसके जीवन में रहा। और जीपीएस परिवार से तो ये +2 तक जुड़ा ही रहा। तो जीपीएस परिवार के वो उस इनिशिएटिव में भी, सुपर 40 में भी इसने अपना समय बिताया 10th तक का। तो कहीं ना कहीं अब बात आती है पेरेंट्स की, क्योंकि माँ बाप के सहयोग के बिना कोई भी बच्चा इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकता। तो आपके माँ बाप ने आपके मतलब तमाम चीज़ों को फैसिलिटी देने में कितना क्या रोल रहा? सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, जो उन्होंने वो मेरी पढ़ाई में इतनी हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन उनको पता था कि मेरा बेटा अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछते थे हर टाइम की अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर मैं कुछ ज़्यादा टाइम खेल लेता था तो कहते थे कि भाई तू अब पढ़ ले, और वो पढ़ा तो सकते नहीं मुझे, तो इतना ही कहना बहुत होता है। और जैसे आना जाना है, सर्दियों में आने जाने के लिए खुद बाइक लेकर आते थे और लेकर जाते थे मुझे। सर्दी खुद को जाड़े में तो चलाते हुए बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, लेकिन वो उनको पता था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेरा भी इनपुट आना चाहिए इसकी मैनेज में, तो ये स्पोर्ट था। और माता ने वो किया, हर समय डाइट का मेरा पूरा ख्याल रखा। मैं जाता था वहाँ पर कैथल, तो मेरा खाना तैयार मिलता था बढ़िया था, और फिर रात को भी आता था तो सबसे पहले खाना ही देती थी, बाकी बातें फिर बाद में करती। जैसा आशीष ने बताया, हम देखते भी हैं गांव देहात में कि पेरेंट्स बोलते हैं, हमसे भी मिलते हैं, कि बोलते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं वो बच्चों के लिए कमा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समय सबसे कीमती चीज़ है। जैसा आशीष ने बताया कि इनके पेरेंट्स इतने नहीं पढ़े हैं, या पढ़े भी तो इनके सब्जेक्ट के बारे में उनको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप फ़ोन चला रहे हो तो क्या देख रहे हो, या एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हो। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि वो अपने बच्चे के ऊपर उस तरीके से नज़र ना रखें, एक दोस्त के मायने में रखते हुए उनसे बातचीत करें, उनका डेली रूटीन जानें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किससे इन्वॉल्व कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। और जैसा आशीष के पेरेंट्स ने एक अहम भूमिका निभाई, मैं तमाम पेरेंट्स से भी उम्मीद करूँगा कि वो भी इसी तरीके से अपने बच्चों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाएं। और अभी हम उन कड़ियों की तरफ चल रहे हैं जो सफ़र इसका आगे का होगा, किसने आगे क्या डिसाइड किया है, और ताकि जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनको लगे भी कि आईआईटी ऐसा क्या है, क्यों करें हम आईआईटी, या आईआईटी से हमें क्या मिलेगा। उन चीज़ों के बारे में हम बात करें कि आईआईटी का सफ़र कैसा होगा, क्या इन्होंने सोचा है उसके बारे में।
वैसे फ्यूचर का तो पता नहीं क्या होगा आईआईटी में, वो तो वहीं पर जाकर पता चलेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर जितनी भी ज़्यादा मतलब पढ़ाई से अलग भी अलग एक्टिविटी होंगी मैं वो सब करूँ, क्योंकि केवल पढ़ाई से तो काम चलेगा नहीं, और सब चीज़ें करनी होगी। तो मैं वहाँ पर जितनी भी कल्चरल एक्टिविटी होंगी और वगैरह प्रोग्राम होंगे तो मैं सभी में पार्टिसिपेट करूँगा। जैसा आप अभी जानते भी हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, एआई आ चुकी है, चैट जीटीपी आ चुका है। कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मेकिंग या जो भी चल रहा है। अभी हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर की फील्ड में या किसी और फील्ड में आपका कोई मन है कि आप कुछ नया करें? अभी तो कुछ गाइडेंस नहीं है, वो टीचर ही बताएंगे, उन्हीं के बाद से फिर देखेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है तो मैं उसी चीज़ में जाऊँगा। तो ठीक है। तो जैसा हम बात कर चुके हैं कि अभी कंप्यूटर साइंस का ज़माना है, तो वो अभी डिसाइड करेंगे कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल सिविल, क्योंकि अभी स्कोप तो हर चीज़ में है, बच्चे में क्वालिटी होनी चाहिए। वो 3 डेट में हमने देखा भी है कि आपके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो। और वही दूसरी बात, जब सफलता मिलती है तब हम इंसान एडवेंचर भी करता है, विदेशों में घूमता भी है, जो भी उसके मन की खुशियाँ वो सारी हासिल करता है। लेकिन सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है कि वो सफल होना चाहिए। तो अगर आपको भी सफलता हासिल करनी है तो आपको तमाम अभी के जो सुख हैं उनको तो त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में ज़िंदगी का आनंद लेना है तो और भी ऐसी कड़ियाँ होंगी जैसे सुपर 40, जीपीएस परिवार, या कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा टीचर जिसकी बातों ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो, तो उनके बारे में आप कुछ बातें करना चाहते हो? प्रभावित आकाश इंस्टीट्यूट में है राकेश सर, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और जिस तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत है उसी टाइम पे वो उस तरह का मोटिवेशन देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया कि हाँ इस टाइम पे बच्चों को इस तरह की ज़रूरत है, इस तरह की ज़रूरत है। तो उनके हिसाब से उनकी बातें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी, और फिर दोबारा से यही आता है कि हाँ अब कर सकते हैं, अगर जो हो गया अब दोबारा फिर करेंगे। और मोटिवेट तो जैसे सुपर 40 में थे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन तब इतनी समझ नहीं थी कि हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, तब तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन बात कुल मिला के वही है, वही हमारे सुपर 40 में बताया और वही वो टीचर बता रहे थे। लेकिन फ़र्क इतना है कि उस टाइम मुझे खुद ज़रूरत थी, इसलिए मैं उनको ग्रहण कर पाया। सुपर 40 टाइम मुझे ऐसे ही दोस्तों के साथ रहता तो इतनी ज़रूरत नहीं लगी। अब इतना बड़ा सफ़र है आशीष, तो कई बार ऐसा भी लगा होगा कि अभी तो मैं टूट रहा हूँ, अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी ऐसा भी लगा होगा कि नहीं यार छोड़ देते हैं, इतना पढ़ा नहीं जाता। तो मतलब कभी ऐसी डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में आई है? कभी ऐसा दिन हो कि वो पूरा पूरा वेस्ट हो गया हो? कभी ऐसा लगा हो कि यार ना मेरे से नहीं हो पाएगा? तो उस समय आप अपने आप को कैसे संभालते थे, या ऐसा दिन आया भी है या कुछ? हाँ, ऐसे बहुत सारे दिन आए हैं, उसी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता हूँ। डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है, अगर मैंने थोड़े ज़्यादा कर लिया तो फिर यही रहता है कि थोड़ा टाइम ख़राब हो गया, फिर उस चक्कर में और भी ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे करके पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो मैं उस दिन रात को ये मोटिवेशनल वीडियो देखता, जैसे संदीप माहेश्वरी सर हैं, वो बताते हैं कि आप ये करते हो, पहले तो पूरा दिन देखते हो फिर रिग्रेट करते हो, ऐसे कैसे। तो फिर इससे मैंने अपने मन को थोड़ा बहुत समझाया कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें फिर बाद में खुद ही रिग्रेट करोगे, ये करोगे। उससे ओवरकम किया, पहले तो रिग्रेट नहीं किया कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, उस चक्कर में तो सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। अगर फिर मैंने उसको समझाने के बाद मेरा उस टाइम ठीक हो जाता है मूड, तो फिर मैंने पढ़ाई जल्दी शुरू कर देता हूँ उसके। एक दौर आशीष वो भी था जब पूरा भारत देश या पूरी दुनिया लॉकडाउन के सफ़र से गुजर रही थी। उस समय आपने अपने जीवन में जो पढ़ाई है वो कैसे जारी रखी? आप स्कूल के टच में रहे, या कैसे किस तरीके से आपका मोटिवेशन उस समय भी काम कर रहा था? लॉकडाउन के टाइम में जब शुरू शुरू में लॉकडाउन लगा, तब तो ये खुशी हो गई कि भाई स्कूल बंद हो गए, तो पढ़ना छोड़ दिया। फिर टीचर आते थे घर पे काम देने, एक दो बार ही आए, पहली बार में डांट लगाई, तो फिर मैंने पूरी पढ़ाई की। और 1 डेढ़ महीने में ही मैंने फिर सिलेबस भी ख़त्म कर दिया था अपना। तो टीचर आए, अपना रास्ता दिखाया उन्होंने कि तू गलत लाइन में चल गया, पढ़ता नहीं, डांट लगाई खूब, और फिर मैंने पढ़ाई की थी। मतलब इस बात पे आशीष का कहना है कि जीपीएस के स्टाफ ने कोरोना काल में भी, या मतलब लॉकडाउन के काल में भी कोशिश की है कि वो घर घर जाएं और बच्चों से देखें कि उनका फीडबैक लें कि वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। इस कड़ी में जैसे हमने बातचीत अभी कर भी रहे थे कि जब फ़ोन का दौर होता है तो बच्चे आईडी बनाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं। और आजकल ऐसा भी है कि
अपोजिट सेक्स के प्रति मतलब रिलेशन की बात आती है, जैसे मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ऐसा कोई मतलब आपकी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था? इंस्टाग्राम फेसबुक इनका तो था शुरू शुरू में, पूरा लॉकडाउन मैंने इन्हीं में निकाला है। बाकी और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, मेन इन्हीं का था। और जैसे सभी बोलते हैं कि एक दोस्त की ज़रूरत तो होती है, तो ऐसा कोई दोस्त आपका जिससे आप हर चीज़ शेयर करते थे, वो आपके दुख में सुख में या हर सिचुएशन में आपके साथ रहा हो, ऐसा कोई दोस्त? आजकल के ज़माने में ऐसे दोस्त मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। आज तो ऐसे है, अगर कुछ बात भी शेयर करते हैं दोस्तों तो वो मजाक भी उड़ाते हैं, और ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं कुछ तो करते नहीं और दूसरों को भी करने से रोक देते हैं। क्या करेगा तुम आ जाना, ये कर ले। और मेरे जो पेरेंट्स है, टीचर्स है और बाकी जितने भी है जिन्होंने मेरी पढ़ाई में सहयोग दिया, उन्होंने दोस्त की कमी नहीं होने दी। मतलब आशीष का कहना है कि अगर माँ बाप का सहयोग अच्छा हो, गुरुजनों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, तो हमें ऐसे दोस्त की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वही दोस्त की भूमिका में हमारे जीवन में रोल अदा कर रहे हैं। तो आशीष का जो ये मैसेज है, ये भी आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है, जो ये मानते हैं कि उनका एक परसेप्शन सा बन गया है कि नहीं, दोस्ती तो ज़रूरी है, दोस्त तो ज़रूरी हैं। लेकिन आशीष ने इस बात को भी अभी सिरे से नकारा है कि कहीं ना कहीं अगर अपने माँ बाप के साथ, अगर अपने गुरुजनों के साथ अगर अच्छी बॉन्डिंग हो, तो हमें दोस्त की कमी नहीं खलती। जैसा आशीष ने बताया कि समस्या सबकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन समस्याओं से भागना नहीं है, हमें गिल्ट महसूस नहीं करना। गलती हो गई, गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती भी है, लेकिन अगर हम उससे बचेंगे, उनसे फेस नहीं करेंगे, तो मतलब जैसा आशीष ने बताया कि हमें समस्याओं से, प्रॉब्लम से फेस करना चाहिए, हमें उनसे बिल्कुल आंखें से आंखें मिला के बात करनी चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम सोल्व होगी और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा देखा भी है कि सफ़र लंबा है, तो लंबे सफ़र में तमाम मुश्किलें आती हैं, इकोनॉमिकली भी आती हैं, सोशली भी आती हैं, मेंटली लेवल पे भी बहुत बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आशीष ने तमाम उन मुश्किलों को सामना करते हुए तभी आज हमारे साथ आशीष बैठे हैं। तो हमने आज जो देखा, ये इंटरव्यू एक कैलरम गांव के साधारण से विद्यार्थी आशीष का था, जिसने एक छोटे से स्कूल जीपीएस से आज तो वो काफ़ी बड़ा बरगद का वृक्ष बन चुका है, क्योंकि वहाँ से हज़ारों बच्चे नौकरी लग चुके हैं, एमबीबीएस बन चुके हैं। बस एक सपना रहता है आईएएस का। तो हम उम्मीद करते हैं कि जीपीएस परिवार से कि वो आने वाले समय में गाँव कैलरम को एक आईएएस आईपीएस भी देंगे। तो आशीष ने तमाम अपनी उन डिस्ट्रैक्शन को पार करते हुए एक आइडल पूरे गाँव के ऊपर एक छाप छोड़ी है। और जैसा हमने देखा है कि करदम ऋषि की भूमि, दादा खेड़ा महाराज जियों का, ठंडूनाथ जी महाराज जियों का आशीर्वाद अभी कैलरम के ऊपर बना हुआ है। गांव के बच्चे खेल में भी अच्छा कर रहे हैं, और अभी जिसकी उम्मीद थी, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा हमें आज रिजल्ट मिला है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे अभी प्रेजेंट में 9th 10th +1 +2 में पढ़ रहे हैं, कि वो आशीष से सीखें कि ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है कि जितने हम बना देते हैं। हाँ, मानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होती है, मानते हैं कि समस्याएं आती हैं, मानते हैं कि हर चीज़ बड़ी दुखदाई हो सकती है, लेकिन अगर आपका मोटिवेशन स्ट्रोंग है, अगर आप अंदर से मजबूत हैं और आपका सहारा देने वाले, आपका मोटिवेशन जीपीएस जैसी संस्थाएं, आपका आकाश जैसे इंस्टीट्यूट, राकेश सर जैसे अगर दोस्त आपके साथ हैं, तो आप भी एक दिन आशीष ज़रूर बनेंगे। मेरी सभी बच्चों को बेस्ट विशेज है कि वो भी आने वाले समय में हमारे साथ बैठें और पूरे गाँव का, पूरे हर माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद, थैंक यू।